हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बूढ़ी काकी इस कहानी को समझते हैं। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। बूढ़ी काकी कहानी उन मजबूर बूढ़े लोगों की कथा बताती है जो मजबूरी की वजह से अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देते हैं और उन्हें उसकी दया पर जीना पड़ता है। कहानी की शुरुआत लेखक ऐसे करते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। मतलब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की जो कंडीशन होती है वो मजबूर होते हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, वैसे ही बूढ़े लोगों को भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। लेखक कहते हैं कि बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न रही थी। मतलब उन्हें खाने का शौक था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। मतलब बूढ़ी काकी अब कमज़ोर हो गई थी। यंग एज में जो स्ट्रेंथ होता है, बॉडी में जो ताकत होती है, अब वो बूढ़ी काकी में नहीं थी। उनके हाथ, पैर, आंखें और बाकी भी बॉडी पार्ट्स वीक हो गए थे। वह पूरा दिन कहीं ज़मीन पे पड़ी रहती, पर जब उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती, मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ, उनके इच्छा के अपोजिट कोई बात होती, या उनके भोजन का समय टल जाता, उनके खाने का टाइम निकल जाता, या उन्हें जो खाना जितना चाहिए उसका परिमाण मतलब क्वांटिटी पूरी नहीं होती, या बाज़ार से कोई चीज़ आती और बूढ़ी काकी को नहीं मिलती तो वो रोने लगती। और रोती भी कैसे, तो गला फाड़ फाड़ कर रोती, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। बूढ़ी काकी के घर में कोई नहीं था। उनके पति स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारना मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, बेटे भी चल बसे थे, बेटों की भी मृत्यु हो गई थी। उनका सिर्फ एक भतीजा था, तो उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी भतीजे के नाम लिख दी। जब प्रॉपर्टी ले रहा था तब तो भतीजे ने बहुत वादे किए, प्रोमिसेस किए। कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वादे करना। कुली डिपो मतलब जो कुलियों के रहने के लिए जगह होती है उसे कुली डिपो कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बूढ़ी काकी से प्रॉपर्टी लेते वक्त उनके भतीजे ने जो भी वादे किए थे वो सभी वादे झूठे थे। बूढ़ी काकी ने जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति अपने भतीजे को दी थी उसकी वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी। जिस समय में यह कहानी लिखी गई है उस समय में 150-200 रुपये काफ़ी बड़ी रकम थी। तो बूढ़ी काकी ने जो प्रॉपर्टी अपने भतीजे को दी थी उस भतीजे का नाम था पंडित बुद्धिराम। तो बुद्धिराम को जो प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी उसकी एनुअल इनकम 150-200 रुपये थी। इतनी प्रॉपर्टी देने के बाद भी बूढ़ी काकी को बुद्धिराम और उसकी पत्नी भरपेट भोजन भी नहीं कराते थे, मतलब उन्हें भरपेट खाना नहीं देते थे। बूढ़ी काकी को भरपेट खाना भी नहीं देते थे, उसे इग्नोर करते थे। इसका जिम्मेदार कौन था, बुद्धिराम या उसकी पत्नी रूपा? लेखक कहते हैं कि इसका निर्णय करना, इसका डिसीजन करना आसान नहीं है, क्योंकि शायद दोनों ही बूढ़ी काकी को इग्नोर कर रहे थे। वैसे बुद्धिराम थे सज्जन, जेंटलमैन थे। कब तक वो जेंटलमैन थे? जब तक उनके कोष पर कोई आंच नहीं आती। कोष मतलब उनकी तिजोरी। जब तक उनको कोष पर कोई आंच नहीं आती, मतलब जब तक उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ता था, तब तक वे बिल्कुल सज्जन, बिल्कुल जेंटलमैन बने रहते थे। पर जैसे ही उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता था तो वो अपनी सज्जनता भूल जाते थे। रूपा भी बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी, स्वभाव से तीव्र थी, मतलब गुस्से वाली थी। पर रूपा में एक बात अच्छी थी कि वह भगवान से बहुत डरती थी। बूढ़ी काकी को तो रूपा का गुस्सा इतना बुरा नहीं लगता था जितना बुद्धिराम की भल मनसाहत। मतलब बुद्धिराम अपने आप को जो अच्छा है दिखाता था वो बूढ़ी काकी को पसंद नहीं आता था। उससे तो उन्हें रूपा का गुस्से वाला स्वभाव ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि रूपा जैसी थी वैसे वो अपने आप को दिखाती भी थी। बुद्धिराम को कभी कभी तो बुरा भी लगता था, दुख होता था कि वो बूढ़ी काकी पे अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है। कभी वो सोचता कि बूढ़ी काकी ने इतनी प्रॉपर्टी दी है, इतनी संपत्ति दी है, इसकी वजह से मैं एक अच्छा आदमी बना बैठा हूँ। पर ये सिर्फ उसकी सोच में था, उसके एक्शन में नहीं था। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी से नफरत करते थे, चिढ़ते थे, बैर करते थे। तो उनको देखकर उनके बच्चे भी बूढ़ी काकी से द्वेष करते थे, बैर करते थे, शत्रुता करते थे और बूढ़ी काकी को सताते थे, परेशान करते थे। कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर कुल्ली कर देता। कुल्ली करना गागल कर देता था।
काकी रोती थी और बहुत गुस्सा होकर बच्चों को गालियाँ भी देती थी। पर जब रूपा वहां आ जाती तो काकी डर से चुप हो जाती। रूपा और बुद्धिराम की फैमिली में अगर किसी को काकी से सच्चा प्रेम था, अनुराग था, मतलब प्रेम था, तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली को। लाडली कभी कभी अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई छुपा कर लेकर जाकर काकी के पास बैठती और वहां खाया करती थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी, मतलब कोई फंक्शन था बुद्धिराम के घर में। गांव के बच्चे आकर गाने का आनंद ले रहे थे। जो शहनाई बज रही थी उस शहनाई की आवाज़ को एंजॉय कर रहे थे। कुछ मेहमान थे जो चारपाई पे विश्राम कर रहे थे। उनमें कुछ एक दो अंग्रेजी पढ़े लिखे, इंग्लिश एजुकेटेड, न्यूट्रल थे, व्यवहार में उदासीन थे, मतलब उनका बिहेवियर बिल्कुल न्यूट्रल था। वो किसी से मिलजुल नहीं रहे थे। शायद वो सोचते होंगे कि गांव के गंवार लोग हैं तो इनके साथ मिलना उनके प्रतिष्ठा के अपोजिट होगा। और क्या फंक्शन था, तो बुद्धिराम का बड़ा लड़का मुखराम, उसका तिलक था उस दिन और उसी का उत्सव था, उसी का फंक्शन था। घर के अंदर औरतें गा रही थी। रूपा भी मेहमानों के खाने का, उनके भोजन का इंतजाम करने में व्यस्त थी। भट्टियों पे कढ़ाई, मतलब बड़े पैन चढ़ रहे थे, उसमें कुछ खाना बनने वाला था। कढ़ाई में पूरी और कचौरियाँ तली जा रही थी। मसालेदार तरकारी बन रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। क्षुधावर्धक मतलब भूख को बढ़ाने वाली। ऐसी खुशबू आ रही थी घी और मसाले की, जिससे लोगों की भूख और बढ़ रही थी। और खासकर यहाँ काकी की बात कही जा रही है कि घी और मसाले की खुशबू से काकी की भूख और बढ़ रही थी। काकी अपने कोठरी में, अपने रूम में बैठी हुई थी, बिल्कुल दुखी होकर, शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी, दुखी होकर बैठी हुई थी। और जो खुशबू आ रही थी खाने की, जो स्मेल आ रही थी, वह स्मेल उन्हें बेचैन कर रही थी। अब काकी अपने मन में ही सोचने लगी कि खाने की कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, पर मुझे कौन पूछता है जब रोटियों ही के लाले पड़ गए हैं। लाले पड़ना मतलब किसी चीज के लिए तरसना। मतलब काकी की हालत ऐसी थी कि वो पेट भर रोटियां खाने के लिए भी तरसती थी। तो वो सोचती है कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, मेरी ऐसी डेस्टिनी कहाँ है कि मैं भरपूर पूरियां खाऊं। अब ये सोचते सोचते उन्हें अचानक से रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी। कलेजे में हुक सी उठना मतलब उनका मन बिल्कुल दुखी हो गया। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, चुप हो गई। उन्हें दुख हो रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टियां अपने भतीजे को दी थी और उनके खुद के खाने के लाले थे। तो यह बात सोचकर काकी को दुख हुआ, पर वो रूपा के डर से चुप हो गई। काकी कहती है कि फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। वाटिका मतलब बागीचा, गार्डन। काकी सोचती हैं कि हम तो घर में भी फूल की खुशबू सूंघ सकते हैं, पर गार्डन में जाकर जो फूलों की खुशबू सूंघी जाती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि अपने कोठी में बैठे हुए भी काकी घी और मसाले की खुशबू सूंघ रही थी, पर वो सोच रही थी कि अगर मैं रूपा के घर जाऊं और वहाँ मैं सूंघूं और खाऊं तो उसकी तो बात कुछ और ही हो। यह सोचकर बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बहुत ही मुश्किल से रूपा के कहाड़ तक रेंगती हुई चली गई। कहाड़ तक मतलब रूपा के दरवाजे तक रेंगती हुई चली गई। इसका मतलब है कि बूढ़ी काकी बुढ़ापे की वजह से, अपनी एज की वजह से कमज़ोर हो गई थी और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। जब वह रूपा की चौखट में चली गई, रूपा के दरवाजे में गई, तो देखा कि रूपा अपने काम की वजह से बिल्कुल परेशान हो गई थी, उद्विग्न हो गई थी, परेशान हो गई थी। रूपा कभी इस कोठे में, कभी उस कोठे में जाती, कभी दरवाजे के पास, कोठे में मतलब रूम में। रूपा कभी इस रूम में जाती, कभी उस रूम में जाती, कभी कहाड़ के पास मतलब दरवाजे के पास जाती, कभी भंडार मतलब स्टोर रूम में जाती। बाहर से आकर कोई रूपा से ठंडाई मंगा रहा था कि महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। कोई आकर पूछ रहा था कि अभी तक भोजन तैयार हुआ क्या नहीं, कितना टाइम है, मतलब खाना तैयार हुआ है या नहीं। अब रूपा तो बिल्कुल अकेली थी। अकेले काम करते करते वो परेशान हो गई। कभी व्याकुल होती, झुंझलाती, कभी कुड़ती, पर वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पा रही थी
क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो अपना गुस्सा दिखाएगी तो जो पड़ोसियन हैं, उनके नेबर्स जो हैं, वो कहेंगे कि इतने में ही यह उबल पड़ी, मतलब थोड़ा सा काम करने में ही इसे गुस्सा आया। रूपा को बहुत प्यास भी लगी थी, गला सूख रहा, पर उसके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो पानी पी ले या गर्मी लग रही तो पंखा कर ले। रूपा यह भी सोच रही थी कि अगर मेरा ध्यान थोड़ा भी कहीं और चला जाएगा तो लोग चीज़ों की लूट मचा लेंगे, मतलब खाना चोरी करके या कोई और चीज़ चोरी करके ले जाएंगे। ऑलरेडी इतने गुस्से में थी और जब उसने देखा कि बूढ़ी काकी आकर दरवाजे के पास बैठी है तो वो बिल्कुल जल गई, मतलब उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से से बूढ़ी काकी पर झपटी और गुस्सा करने लगी कि कैसा पेट है या भाड़ है। भाड़ मतलब बड़ा चूल्हा। उसने काकी को गुस्से से कहा कि क्या अपने रूम में बैठने के लिए तुम्हारा दम घुटता है? दम घुटना मतलब हवा की कमी के कारण या ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सांस रुकना। रूपा कहती कि अभी तक मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं चढ़ाया और तुम यहाँ खाने आ गई, छाती पर सवार हो गई, मतलब सामने आकर खड़े हो गई। रूपा ने काकी को गुस्से से कहा कि अगर अपना भला चाहती हो, अपना अच्छा चाहती हो तो जाओ और अपने कोठरी में जाकर बैठो, जब लोग खाना खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। रूपा और गुस्से से काकी को कहती है कि तुम कोई देवी नहीं हो कि पहले तुम्हारी पूजा की जाए, मतलब पहले तुम्हें खाना खिलाया जाए। अब काकी को बहुत पश्चाताप हो रहा था। वो पछता रही थी कि मैं क्यों चली गई वहाँ। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं आ रहा था, पर उन्हें ऐसे लग रहा था कि मैंने ही शायद वहाँ जाने में जल्दबाजी की। काकी सोचती है कि जब मेहमानों ने ही खाना नहीं खाया तो घर वाले कैसे खाएंगे। काकी को ऐसे लगा कि सबके सामने पानी उतर गया, मतलब सबके सामने उनकी बेइज्जती हुई। काकी अपनी कोठी में चली गई और वहाँ जाकर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, वेट करने लगी कि कोई आकर उन्हें खाने के लिए बुलाएगा। प्रतीक्षा करते करते वो धीरे धीरे एक गीत भी गुनगुनाने लगी, पर उन्हें पता चला कि उन्हें गाते गाते बहुत देर हो गई है। तो वो सोचने लगी क्या इतने देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही, शायद लोग खा पीकर चले गए होंगे, पर उन्हें कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिड़ी हुई थी तो पता नहीं बुलाएगी या नहीं। काकी फिर सोचती है कि रूपा नहीं भी बुलाएगी तो मैं वहाँ चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तो कोई मेहमान नहीं हूँ। और काकी चलने के लिए तैयार हुई। पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ खाना है, यह सोचकर ही वह मन ही मन में खुश होने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मंसूबे बांधना मतलब योजना की, इरादे किए। कैसे इरादे किए कि मैं पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही शक्कर खाऊंगी, कचौरियाँ रायते के साथ खाऊंगी, मतलब क्या खाना है यह काकी पहले ही सोचने लगी। फिर वह सोचती है कि कोई चाहे बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। इतने वक्त के बाद उन्हें पूड़ियाँ मिल रही है तो मैं पेट भर खाऊंगी। जैसे ही काकी वहाँ गई तो देखा कि मेहमान अभी तक बैठे हुए थे। काकी ने देखा कि कोई दही खाकर जीभ चटकारता, कोई मांगने में हिचक करता, संकोच करता, और इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उन लोगों के बीच, मेहमानों के बीच चली गई। तो कई लोग चौंक कर उठकर खड़े हुए। एक कहने लगा, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। शायद लोग उन्हें भिखारन समझ रहे थे तो लोग उन्हें धिक्कारने लगे। जब पंडित बुद्धिराम ने देखा कि काकी वहाँ आई है तो वो बिल्कुल गुस्सा हो गए। उनके हाथ में थाल था, उन्होंने थाल ज़मीन पे फेंक दिया और उन्होंने काकी का टेटुआ पकड़कर, मतलब उसका गला पकड़कर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। काकी जो सोच कर आई थी वो उनकी पूरी आशा नष्ट विनष्ट हो गई, खत्म हो गई। मेहमानों ने भोजन किया पर काकी को किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। उन्हें उस बूढ़ी पर बिल्कुल दया नहीं आई, करुणा नहीं आई। बुद्धिराम और रूपा दोनों ने सोचा था कि बूढ़ी काकी बगैर बुलाए जो उनके घर आई है उसकी इस बेशर्मी पे उसे पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे। उन्हें काकी के बुढ़ापे और मजबूरी पे बिल्कुल दया नहीं आई। तो दया किसे आ रही थी? सिर्फ उनकी बेटी लाडली को बूढ़ी काकी पे दया आ रही थी। लाडली को तो काकी से बहुत प्रेम था। जब लाडली ने देखा कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, उन्होंने बूढ़ी काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली को उस बात का बहुत दुख हुआ। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते हैं।
लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। उसने एक डिब्बे में, पिटारी मतलब एक लकड़े का डिब्बा होता है, उसमें अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए संभाल कर रखी थी। वह पूड़ियाँ काकी को देने के लिए उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब उसका मन बेचैन हो रहा था, उतावला हो रहा था। लाडली सोचती है कि जब मैं काकी को यह पूड़ियाँ दूंगी तब पूड़ियाँ देखकर काकी कितनी खुश होगी और मुझे प्यार करेगी। रात के 11 बजे थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली को नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। पूड़ियों की पिटारी सामने थी। जब लाडली को विश्वास हुआ कि उसकी माँ रूपा सो रही है तो उसने वह पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई और उसने काकी को उठाया और कहा कि मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी झट से उठ बैठी। बातों ही बातों में लाडली ने बताया कि यह पूड़ियाँ अम्मा ने, मतलब रूपा ने नहीं दी है, यह पूड़ियाँ मैं अपने हिस्से की लाई हूँ। काकी तो जैसे पूड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट में उसकी पिटारी खाली हो गई। उन्होंने पूरी पूड़ियाँ खा ली। लाडली ने पूछा कि काकी क्या पेट भर गया? पर काकी का पेट नहीं भरा था। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। यहाँ लेखक कहते हैं कि जैसे बहुत गर्मी होती है और अगर वहाँ थोड़ी सी बारिश होती है तो वो बारिश उस जगह को ठंडा नहीं करती, बल्कि उस जगह में और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। वैसे ही थोड़ी पूड़ियाँ खाने के बाद काकी की क्षुधा, मतलब भूख, और पूड़ियाँ खाने की इच्छा और बढ़ गई। तो वह लाडली से बोली कि जा अपने माँ से और पूड़ियाँ ले आओ। लाडली कहती कि नहीं, अम्मा तो सो रही है, अगर जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने देखा कि पिटारे में कुछ और है क्या, और कुछ खुरचन थी। खुरचन मतलब कुछ बचे हुए छोटे से टुकड़े थे, वो निकाल कर खा गई और बार बार होठ चाटती। होठ चाटना मतलब कोई टेस्टी चीज़ और खाने की इच्छा रखना। अब वो बेचैन हो रही थी कि मैं और पूड़ियाँ कैसे खाऊं। काकी को और खाने की इतनी प्रबल इच्छा हुई कि उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, मतलब क्या सही है और क्या गलत है यह सोच भी नहीं पा रही थी और वो अपने आप को रोक नहीं पाई और लाडली से कहा कि मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है, जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली समझ नहीं पा रही थी कि काकी जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है वहाँ क्यों जाना चाहती थी, पर वो काकी को ले गई। काकी जाकर बैठी और जहाँ झूठे पत्तल पड़े हुए थे वहाँ झूठे पत्तलों में से खाना चुन चुन कर खाने लगी, भक्षण करने लगी, मतलब खाने लगी और सोचने लगी कि कितना स्वादिष्ट था, कितना टेस्टी था, कचौड़ियाँ कितनी अच्छी थी। काकी तो बुद्धिहीन थी, वह इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, पर वह समझ रही थी कि जो वो काम कर रही है, मतलब झूठे पत्तलों में से खा रही है, वो बिल्कुल गलत है। परंतु बुढ़ापे में काकी को अच्छा खाना खाने की इतनी प्रबल इच्छा हो रही थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और झूठी पत्तलों में से खाना खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा उठी और देखा कि लाडली वहाँ नहीं है। जब उसने अचानक से देखा कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और काकी झूठी पत्तलों में से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है तो रूपा का हृदय सन्न हो गया। हृदय सन्न रह जाना मतलब घोर आश्चर्य में डूब जाना। उसके फैमिली के परिवार के एक बुजुर्ग, एक एजेड औरत झूठी पत्तलों में से खाना खा रही थी, टटोल रही थी। यह देखकर वह बिल्कुल दुखी हो गई। रूपा सोचने लगी कि पूरियों के कुछ निवाले के लिए उसकी चचेरी सास बिल्कुल मजबूर हो गई है और इतना निकृष्ट कर्म, मतलब नीचे के दर्जे का काम कर रही है। रूपा को ऐसे लगा जैसे जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है और कोई बड़ी आपत्ति आने वाली है, मतलब बड़ा संकट आने वाला है। बूढ़ी काकी झूठी पत्तलों में से खा रही है, यह देखकर रूपा को क्रोध नहीं आया, उसे गुस्सा नहीं आया, उसे दुख हुआ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। करुणा, दुख और डर से उसके आंखों में आंसू आ गए। रूपा सोचने लगी कि जो अधर्म उसने किया है, बूढ़ी काकी को खाना न देकर और उन्हें मजबूर किया कि झूठी पत्तलों में से खाए, इसका भागी कौन है। इसका मतलब था वो अपने आप को पाप का भागी समझ रही थी, वो अपने आप को दोषी समझ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, गगन मंडल की ओर आसमान की तरफ देखा और कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो।
नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब वह अपनी गलती के लिए, अपने पाप के लिए आकाश की तरफ देखकर भगवान से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों पर दया करो, मुझे इस अधर्म का दंड, पनिशमेंट मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश मतलब सर्वनाश हो जाएगा। अब रूपा खुद ही सोचती कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, कितनी बेरहम हूँ, कि जिसकी वजह से साल का मुझे 200 रुपये इनकम आता है, उसकी यह दुर्गति मतलब दुर्दशा हुई है। वह अपनी गलती के लिए भगवान से माफ़ी मांगती है। वो सोचती है कि सैकड़ों लोगों ने खाना खाया और मैं उनके इशारों पे भागती रही, उनकी दासी बनी रही। मैंने सैकड़ों रुपए खर्च किए, व्यय किए मतलब खर्च किए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए उसे मैं भरपेट खाना न दे सकी, और यह बूढ़ी बिल्कुल मजबूर है। रूपा उठी, उसने दिया जलाया, भंडार का द्वार खुला और एक थाली में खाना लेकर आ गई। रूपा ने काकी से कहा, उठो काकी, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। रूपा ने काकी से कहा कि तुम खाना खा लो और मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझसे आज बड़ी भूल हुई है। और वो काकी से कहती है कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे, मुझसे जो गलती हुई है, जो अपराध हुआ है उसे माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसी ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। लेखक कहते हैं कि छोटे बच्चों को जब मिठाई देते हैं तो उससे पहले उन्हें अगर मारो या उनका इंसल्ट भी करो तो वो मिठाई खाकर भूल जाते हैं। वैसे ही बूढ़ी काकी सब कुछ भूलकर खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। सदिच्छा शुभकामना, बूढ़ी काकी शुभकामनाएं दे रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। बूढ़ी काकी खाना खा रही थी और सच्ची दुआएं भी दे रही थी और इस दृश्य को देखने का आनंद रूपा ले रही थी।